क्लास है आधुनिक भारत की। इस क्लास में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लास करने की जरूरत है सर। देखिए आधुनिक भारत की इस क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पहले इसको समझिए। इस क्लास में आपको दो चीजों के सेगमेंट बताए जाएंगे। उन दो में से पहला सेगमेंट क्या है कि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर ली थी। ठीक, हमने क्या कर लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर ली थी और इसके आगे अब हम चलने जा रहे थे। ठीक है, अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमने स्थापना कर ली थी तो इसके बाद क्या होगा, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, दिखेगा जो सही दिखे वो बताइएगा। ठीक है, ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है अब इसको हम क्या करेंगे, हवा देंगे। देखिए हमने जो भी पर्पस उठाया वो किस चीज के लिए उठाया, एक राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने के लिए। अभी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे सामने आ गया, इस राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड चीजें हमें समझनी है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के हमने 3 चरण बांटे। कौन कौन से चरण है, 3 चरण। पहला चरण स्टार्ट होता है 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1905 से लेकर, कायदे से देखा जाए तो ये 90s से स्टार्ट हो जाता है, 1905 से लेकर 1919 तक। फिर 1919 के बाद हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी भागदौड़ संभाल लेते हैं। और ठीक है, परम पूजनीय महात्मा गांधी जी रोल को संभाल लेते हैं। और जब महात्मा गांधी जी इसको संभाल लेते हैं तो महात्मा गांधी के युग को हम बोलते हैं गांधी युग। क्या बोलते हैं, गांधी युग। अच्छा, पढ़ने से पहले कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा ऐसा सिलेबस समझा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले समझना है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी बोलते हैं। ये आपकी परीक्षा लेता है। अब यूपीएससी जो आपकी परीक्षा लेता है 3 चरणों में लेता है। पहला आपका प्री, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरा आपका मेंस, जिसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं। और तीसरा आपका साक्षात्कार, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब जो प्रारंभिक परीक्षा है 2 चरणों में बटी है। एक आपका सीसेट और एक का जनरल स्टडीज। इस जनरल स्टडीज में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक, राजनीतिक, जिसको आप राजव्यवस्था बोलते हो, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला पेपर है बेटा वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक सही होगा और बाकी गलत होंगे। तो अगर आप आईएएस दे रहे हैं, तो अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब आप ये करते हैं तो ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी 25% आपकी बिना पढ़े सही होने की। अगर आप नहीं भी पढ़ते और ऐसे पेपर देने जाते हैं तो 25% मैथ्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्री निकल जाए। बट क्या प्री निकलने से पेपर खत्म होता है? इसलिए नहीं खत्म होता बच्चों, क्योंकि प्री जो है ये सिर्फ रिजेक्शन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कौन सा बच्चा नॉन सीरियस है। जो बच्चा बेटा नॉन सीरियस है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको बाहर कर देता है, कहता है आप भीड़ से बाहर जाओ, आपकी हमें जरूरत नहीं। अब आती है आपकी रियल परीक्षा, जिसकी तैयारी के लिए आप मेरे पास आए, मेंस। जो बेटा मुख्य परीक्षा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुख्य परीक्षा में सबसे पहले आपका होता है लैंग्वेज पेपर। जैसे हम यूपी बैठ के तो हमें एक हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, जो पंजाब के होंगे पंजाबी देंगे। यहाँ रीजनल लैंग्वेज 22 है, 22 में से कोई भी चूज कर लीजिए। एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होगा। ये दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे आपको इन्हें लिखना होगा। पहला पेपर ये होगा, जैसे आप मेंस लिखते हैं। अगर इसमें से कहीं पर भी बेटा, हम बात कर रहे हैं पिछले साल तक की, जब तक हम लोग पेपर दे रहे थे तब तक की, और लोगों को दिला रहे थे। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज होती है कि जब ये पेपर होगा 300 नंबर का, तो इसे आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अगर आप इसे नॉट क्वालिफाई करेंगे तो लिख के आएगा नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाइंग पेपर। इसके बाद आपकी मेंस की कोई भी कॉपी चेक नहीं होगी। तो अगर आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, जैसे हिंदी मीडियम वाले कहते हैं सर मुझे इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, इसके लिए जरूरत है।
यदि आपको पेपर निकालना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो सीरियसली नहीं पढ़ते तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये आप समझ के चलिए। ठीक, तो ये आपने कर दिया। इसके बाद आपका आएगा ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग के पेपर में बेटा क्या होता है, ऐसे राइटिंग के पेपर में पार्ट ए में 4 ऐसे होते हैं, पार्ट बी में 4 ऐसे होते हैं। ठीक बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी में जो 4 ऐसे होते हैं, इनमें से आपको एक ऐसे लिखना है इधर से, एक ऐसे लिखना है इधर से। यहाँ 1250 वर्ड लिखने, यहाँ 1250 वर्ड लिखने। जब ये पेपर आप कर लेंगे तो ये 3 घंटे में आप टोटल 2500 वर्ड लिख देंगे। अब अगले दिन होगा आपका जीएस का पेपर। इस तरह जीएस पेपर 1 एंड 2, जीएस पेपर 3 एंड 4 अगले दिन, इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए कितने दिन का मेंस होता है, 5 दिन का। पहले दिन आपने क्या किया, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, दूसरे दिन किया एसए, तीसरे दिन किया जीएस पेपर 1 2, चौथे दिन किया जीएस पेपर 3 4 और पांचवें दिन किया ऑप्शनल। 5 दिन में आपका मेंस खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 दिन में आपका मेंस खत्म। अब यहाँ पर बात क्या आती है, सर जीएस के जो पेपर होते हैं, सब्जेक्ट आपको पता है, पहले में हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, फिर इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी, उसके बाद आपका आयात, फिर अगले में इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड। तो उसकी डिटेल में नहीं दे रहा क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़नी है। बट यहाँ पर बात ये आती है कि जब आप जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक लिखने की तैयारी करते हैं तो यहीं से आपका प्री भी क्रैक हो जाता है। अगर जीएस पेपर 1 2 3 को आप ध्यान से देख लीजिए और प्री का सिलेबस देख लीजिए तो ऑलमोस्ट सेम। अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर जरूर निकल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पर ये करना चाहिए कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं और जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है अगर आप उसकी बात करते हैं, अगर आप 10 बोलिए सर, पहले आप ही बोल लीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए, बोले बेटा, बोलो मेरे भाई। बेटा देखिए, लेक्चर के टाइम पे या तो आप बहुत ज्यादा सवेरे रहिए, वरना डेमो में भी मत आइए, है ना। पहली चीज आपको समझनी, अगर आपको कुछ बोलना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेक्चर के टाइम पे आप प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं आराम से बैठता हूँ, 15-20 मिनट आपको देता हूँ डेमो के बाद पूछने के लिए, ठीक है। तो रेगुलर बैच हो, डेमो बैच हो, प्लीज थोड़ा सा रेगुलेट रहिए। अब यहाँ पर 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन जो होता है 150 वर्ड का होता है, 15 नंबर का 250 वर्ड का होता है। 10 क्वेश्चन ये आते हैं और 10 क्वेश्चन ये आते हैं। तो अगर देखें तो 1500 वर्ड इधर हो जाते हैं, 2500 वर्ड इधर हो जाते हैं। अभी 3 घंटे में आप 2500 वर्ड लिख रहे थे, अब आपको 3 घंटे में कितना लिखना पड़ेगा, 4000 शब्द। ये 4000 शब्द लिखना ही कठिन होता है, इसीलिए मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस की जाती है ताकि जो आप सोच रहे हैं वो लिख पाए। इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब ये 1750 नंबर का टोटल मेंस हो गया। 250 नंबर का एस्से राइटिंग, 250 नंबर के 4 पेपर और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये टोटल 1750 नंबर के पेपर को जब आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं 2075 नंबर के साक्षात्कार या इंटरव्यू में। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो कॉपियां भरनी सीखनी पड़ेगी, मेंस लिखना सीखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेंस लिखना सीखना पड़ेगा। यदि आपने कॉपियां भरना सीख लिया, और कॉपियां भरना कैसे सीखेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, कमिंग संडे से आपका मंडे से वेडनेसडे एंड मंडे को आपको सिलेबस मिलेगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे एंड संडे आपका टेस्ट होगा। वेडनेसडे को 20 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, सैटरडे को 20 क्वेश्चन का सेट देंगे, संडे को 2 ऐसे लिखेंगे और इसका सिलेबस मंडे मिलेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़िए, फिर दोबारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पढ़िए, सेम सिलेबस के 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अगर आप हर वीक इसको सीरियसली ले लेते हैं मेरी क्लास में आके और टीचरों को सुन लेते हैं तो यकीन मानिए आप 1 साल में अपनी आईएएस की तैयारी कर लेंगे। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज यही है कि अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो। यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर में हैं उनको मेंस लिखना आ भी गया है और कुछ लोगों को आ भी गया है। तो जो रेगुलर बच्चे भी इसमें बैठे हैं उनको पता है कि मेंस लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको मेंस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समय व्यतीत करते नहीं है, अब वापस आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री पे, ठीक है। अब हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो प्रथम चरण की जब बात की तो प्रथम चरण में हमने कुछ नहीं किया। प्रथम चरण जैसे आपने देखा कि जब कांग्रेस स्थापित हुआ तो कौन आया, एओ ह्यूम साहब आए। एओ ह्यूम भाई साहब ने इसको स्थापित किया और इसको स्थापित करने के पश्चात यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने पिटीशन डाली। जो पहला फेज था
मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों, व्हाट वाज द बेसिक रीजन व्हाई इंडियन वाज जस्ट पुटिंग अप अटेंशन नॉट हैविंग अ बेटर मूवमेंट, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन क्यों नहीं चला रहे थे। देखिए, अगर एक पार्टी अभी बनी है, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आई है, अभी बहुत जल्दी से अस्तित्व में आई है और अभी उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो बहुत कुछ करे, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं टाइम लगेगा अपनी चीजों को सही करने में। तो अभी ये क्या थी, एक क्रॉलिंग चाइल्ड था, मतलब ये घुटने के बल रेंगता हुआ बच्चा था। तो अगर इससे सरकार के खिलाफ कुछ बोलती तो सरकार क्या करती, इसको भगा देती। सरकार को 2 मिनट लगता है इसको भगाने में, सरकार कहती भाई तुम निकलो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिटीशन डाली, इन्होंने कहा कि सर ये चीज गलत है, इसको सही करिए, सर ये गलत है। मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे इन्होंने ढूंढा, संवैधानिक है ना तरीके से और कानूनी तरीके से ये सरकार के समक्ष अपनी बातें रखते थे। अभी तक क्या था, अभी सरकार के समक्ष कोई भी भारतीय अपनी बात नहीं रख पा रहा था। अब सरकार के समक्ष भारतीयों ने अपनी बात रखनी स्टार्ट कर दी। जब हम बेटा अपनी बात रखना स्टार्ट करेंगे तो लोग हमें सुनेंगे। जब लोग हमें सुनेंगे, हमारे देश की जनता हमें सुनेगी, तो हमें ये पता चल जाएगा हाँ हमारी बात रखने से हमें फायदा हुआ। अब बेटा इन्हें बात रखने से क्या क्या फायदा हुआ, बात रखने से क्या किया, जैसे उन्होंने पहला कहा केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में भारतीयों को जोड़ा जाए। केंद्र और विधान परिषद में जो सदस्य हैं उसमें भारतीयों को ऐड किया जाए। मतलब ये कह रहे थे प्रशासन में भारतीयों को ऐड करना प्रारंभ करिए, क्योंकि अगर भारतीय उसमें जुड़ेंगे तो प्रशासनिक ढांचे को हम भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमको जोड़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है, तो आप पहले हमको जोड़िए। ठीक, इसके बाद इन्होंने दूसरा मांग क्या की, इन्होंने कहा उच्च सरकारी नौकरी, जो जैसे मैंने आपको जब रिपोर्ट पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जो भारतीय सैनिक था उसको प्रमोशन एक लिमिट के बाद नहीं दिया जाता था ना, उसकी सैलरी बढ़ाई जाती थी। तो इन्होंने कहा जो हायर ऑफिशियल पोजीशंस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्यों जाएंगे, आप इंडिया में रह रहे इंडियंस क्यों नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा भाई भारतीयों को भी यहाँ पर रखने की कोशिश करिए। तो इन्होंने इंडियंस का साथ देना स्टार्ट किया और इन्होंने कहा भाई भारतीयों को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तभी हम कार्य करेंगे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंडियंस को ऐड करना स्टार्ट करिए। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ जब इंडियंस ऐड होंगे तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंडियंस को ऐड करने की बात इन्होंने कर दी। अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई जो आप सैनिक खर्चा करते हैं, जो सैनिक खर्चे हैं इनको कम करिए। इन्होंने कहा ये सैनिक खर्चे आपके बहुत ज्यादा है, बहुत हाई, इतने हाई सैनिक खर्चे आपको नहीं करने चाहिए, आपको कभी भी अपनी अमाउंट से ज्यादा ऊपर खर्चे नहीं करने चाहिए। इन्होंने कहा भाई इसको लिमिटेड करिए, इसको रेगुलेट करिए, इसको कंट्रोल करिए। इन्होंने कहा सैनिक खर्चे कटौती करिए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो मांगे की उसको धीरे धीरे सरकार ने पूरा भी किया, ऐसा नहीं इसको फुलफिल नहीं किया। उन्होंने टाइम दिया, इसको फुलफिल करने की कोशिश की और इसको प्रॉपर मैनर में इन्होंने फुलफिल भी किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, भारतीय प्रशासन की जांच के लिए जो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए इन्होंने कहा कि एक रॉयल कमीशन का गठन करा जाए। ठीक है, क्या किया जाए, एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए जो भारत में प्रशासनिक क्रियाएं हैं वो सही से चल रही है कि नहीं, इसको पता करने के लिए एक रॉयल कमीशन के गठन की नितांत आवश्यकता है। ये भी इन्होंने बोल दिया। अब ये रॉयल कमीशन क्या करेगा, अगर रॉयल कमीशन आता तो आपको ये बताता कि भाई साहब यहाँ पे जो प्रशासनिक ढांचा चल रहा है, यहाँ पर जो तरीके से चीजें चल रही है वो गलत है, इस प्रशासनिक ढांचे को बदलने की जरूरत है, यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर अंग्रेजों के हित की बात की जाती है। तो ये कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं उनको हम और बेहतर कर पाए और उनको हम आगे बढ़ा पाए। ठीक, इसके पश्चात क्या हो गया, यहाँ पर कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था। कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी साहब थे। इन्होंने, दादा भाई नौरोजी साहब ने एक चीज बोली, इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए हम अंग्रेजों की जनता है। इन्होंने कहा अंग्रेज सरकार हम पर शासन करती है, मतलब साम्राज्य जो है अंग्रेजों का वो हम पर शासन कर रहा है और इस साम्राज्य से हम बाहर नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा हम ब्रिटिश जनता है, हम क्या है, ब्रिटिश जनता है, ब्रिटिश सरकार हमारा साथ देती है, हम ब्रिटिश जनता है। तो इन्होंने कहा अगर हम ब्रिटिश जनता है तो ब्रिटिश सरकार जो हमसे कहेगी हम वही करेंगे। और कह रहे हमें अपने हक मांगने पड़ेंगे, हमें अपने लाभों को मांगना पड़ेगा। यदि हम अपने हक और अपने लाभों को मांगना प्रारंभ कर देंगे तो ब्रिटिश सरकार हमको देने लगेगी। मतलब जैसे होता नहीं, आप पिता से अपने बच्चे क्या कहते हैं, जरूरत की चीजें मांगते हैं, नहीं मांगेंगे तो पापा देंगे। भाई अगर मैं अपनी जरूरत की चीजें अपने पिताजी से नहीं मांगूंगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा मेरी जरूरत है। तो दादा भाई नौरोजी को लगा अगर ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे तो हमारी मांगों को नितांत आवश्यकता की तरह समझकर पूरा जरूर करेंगे। तो इस प्रयास में उन्होंने कहा कि इनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम इनके साथ लगेंगे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा, ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया था, उनके लिए कहा गया कि ये भारत की दशा पर रोते हो।
ये कह रहे थे एओ ह्यूम जो थे वो स्वतंत्रता के पुजारी थे. ही वॉज द वर्शिपर ऑफ इंडिपेंडेंसी एंड लिबर्टी एंड ही मस्ट बी क्राइम बाय सीइंग द कंडीशन ऑफ इंडिया. लाला लाजपत राय कहते हैं कि ह्यूम जो थे स्वतंत्रता के पुजारी थे, भारत की दुर्दशा देखकर वह आज भी रोते होंगे. ठीक. इसके बाद क्या होगा, डर्फिन ने जो लॉर्ड डर्फिन है, इन्होंने मई जून में क्या किया, 1886 मई जून को, ठीक है, इन्होंने डर्फिन ने ह्यूम को धूर्त बोल दिया, चीटर बोल दिया, है ना, नॉन लॉयल बोल दिया. इन्होंने क्या धूर्त और मक्खा है. तो इन्होंने ये कहा, ठीक है, क्योंकि जब ये क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि जो ह्यूम थे वो भारत में होम रूल लीग लाने के लिए पहले व्यक्ति थे. होम रूल जो था इंडिया में, ये इन्हीं के प्रयासों से भारत में जागृत हुआ और इन्हीं के प्रयासों से बाद में होम रूल आएगा. तो ये लॉर्ड डर्फिन को पसंद नहीं आ रहा था. ये बात यहां पर हुई. ठीक. इसके बाद क्या बात हुई, इसके बाद ये बात हुई कि बंबई अधिवेशन जब हुआ तो वहां पर कांग्रेस में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे चार्ल्स ब्रैडल. ठीक है, कौन थे, चार्ल्स ब्रैडल. चार्ल्स ब्रैडल ये कौन से सेशन में आए थे बेटा, ये चार्ल्स ब्रैडल आए थे 1889 के बॉम्बे, 1889 के बॉम्बे सेशन. एग्जाम में पूछा गया कहां से आए थे, हाउस ऑफ कॉमन से. कहां से आए थे बेटा, हाउस ऑफ कॉमन से आए थे. तो ये हाउस ऑफ कॉमन से आए थे और ये जब यहां आए थे तो ये भी भारत के मामलों में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे. बताएं बेटा, आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो आप लोग पूछते ही जाए, मैं क्लास रोक देता हूं. बोलिए बेटा. महफूज रजा जी बोले. सर इसको रिपीट कर दीजिए. बेटा लिखा हुआ है सामने. चार्ल्स ब्रैडेला जो थे ये हाउस ऑफ कॉमन में थे. ये ब्रिटेन का एक कॉमन हाउस है, ठीक है, संसद का. हाउस ऑफ कॉमन से ये आए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए थे और ये 1889 के बॉम्बे सेशन में पार्ट ले रहे थे. बॉम्बे सेशन में पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसमें ब्रिटेन रुचि दिखा रहा है. मतलब इसको अपनी एंटी ब्रिटिश पार्टी नहीं मान रहा, उसको ये पता है कि ये अंग्रेजों की पार्टी. तो यहां पर ये भारत के मामले में बहुत रुचि लेते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सेशन में गए. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन से पहला व्यक्ति कौन है. तो हाउस ऑफ कॉमन से पहला व्यक्ति जो आया सेशन में उसका नाम था चार्ल्स ब्रैडेला. ठीक. अब ध्यान से समझिए. अब इसके बाद क्या हुआ, 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, कौन थे ये जो थे पहले चरण में, इनको क्या बोला गया, उदारवादी, मॉडरेट्स. पहले चरण के जो नेता हैं उनको हमने क्या बोला, उदारवादी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ते नहीं थे. तो इन्हें हमने क्या बोला बच्चों, उदारवादी. उदारवादी क्या करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों के समर्थन से कार्य कराना चाहेंगे, अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखेंगे, उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे, अंग्रेजों के सपोर्ट के बिना ये कोई भी काम नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये अंग्रेजों का साथ चाहते थे, अंग्रेजों के साथ रहना चाहते थे. तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने सारे कार्यों का जन्म दिया और अंग्रेजों के साथ मिलकर ही इन्होंने अपने सारे कार्यों को किया. तो ये उदारवादी थे. उदारवादी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता थे उनका नाम लिख लीजिए. दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दिनसा वाचा. मदन मोहन मालवीय तथा दिनसा वाचा, ये कुछ उदारवादी नेताओं के उदाहरण हैं जो बेटा आपको दिखेंगे. याद रखिए, उदारवादिता गलत नहीं होती. यदि कोई आपसे कहे उदारवादी नेता ने हमारे देश में कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया भाई साहब. उदारवादी नेता ने ही हमें बताया कि अंग्रेज हमें लूट रहे. दादाभाई नौरोजी की थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ने हमको बताया कि हमको कोई लूट रहे. अगर ये भाई साहब नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लूटा भी जाए. हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ चीट हो रहा है, किसने बताया, उदारवादी नेताओं. उदारवादी नेताओं ने राष्ट्रीयता की बात की. उदारवादी नेताओं ने क्या बात की, उदारवादी नेताओं ने यह बात की कि देश हमारा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा. तो ये उदारवादी नेता बहुत जरूरी है हमारे लिए, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. तो उदारवादी नेताओं ने देश की राजनीति का पहला कदम उठाया. उदारवादी नेताओं ने क्या किया,
देश की जो राजनीति चल रही है उसके लिए पहला कदम इन्होंने उठाया, दूसरा कदम दूसरे नेता उठाएंगे। ठीक है, यहां पे कोई डाउट बेटा आप लोगों को? यहां तो कोई डाउट पूछ लो फटाक से। बेटा यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो। यहां तक बेटा कोई डाउट? अगर है तो बताइए, नहीं है तो फिर आगे चले। अच्छा, उदारवादी नेता ये कहते थे कि अगर हमें देश को आजाद कराना है तो हम संवैधानिक तरीकों से ही करें। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम संवैधानिक तरीकों से ही देश को आजाद कराने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश जरूर आजाद हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक तरीकों से ही चलना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में ही हम देश आजाद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्रार्थना पत्र दिए, प्रतिवेदन दिए, है ना, रिमाइंडर लेटर्स दिए, रिक्वेस्ट लेटर्स दिए, ठीक है, पिटिशंस फाइल की, मर्सी पिटिशंस फाइल की, इन्होंने सारी चीजें की, इन्होंने सारी रिक्वेस्ट की, इन्होंने कोशिश की कि सरकार हमारी बात मान ले। और सरकार इनकी बात मान ले, इसलिए दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में 1887 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था भारतीय सुधार समिति। क्या बनाया? ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति। इन्होंने भारतीय सुधार समिति बेटा बनाई। ये भारतीय सुधार समिति आपके लिए क्या करती है? भारतीय सुधार समिति आपको बताती है, अंग्रेजों को बताती थी, अंग्रेजी जनता को बता देती भारत में क्या हो रहा है और भारत में क्या सुधार चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जनता जो 1947 के आसपास, 1940 के आसपास भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सरकार को प्रेशर डाल रही है, उसका पहली नींव ये थी। इन्होंने यहां से ये बता दिया कि भारत में सुधार होगा जरूर सर, पर ये भारत का सुधार एक दिन में नहीं होगा। धीरे 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 लोग अवेक हुए, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भारत में सुधार हो सकता है, एक तरीका है भारत में सुधार का। तो ये सारा तरीका इनके समझ रखा है, तो इसको बोलते हैं भारतीय सुधार समिति का इन्होंने गठन किया। इसके बाद सरकार शुरुआत में बहुत अच्छी थी। क्यों? शुरुआत में जब सरकार बनी तो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश इनको सपोर्ट कर रहे थे। जैसे अगर आप बात करें तो 1886 का अधिवेशन कहां हुआ था कांग्रेस का? बताओ। कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता में उस टाइम पे लॉर्ड साहब बैठते थे, जो गवर्नर जनरल होते थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो बेटा जी लॉर्ड डफरिन थे, ये बैठे होते थे और इन्होंने क्या काम किया कलकत्ता में, इन्होंने कांग्रेस जब वहां पर आई तो इनको उद्यान भोज दिया, गार्डन डिनर। इन्होंने इनके लिए क्या ऑर्गेनाइज किया? उद्यान भोज। मतलब समझो ये इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नहीं थे, बट फिर भी गवर्नर जनरल साहब के साथ बैठ के खाना खाया। भारत में जो शासन कर रहा है उसके साथ बैठ के खाना खा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का चापलूस। कई बार अगर लोग बात करेंगे, जब आप ये गर्मपंथी आएंगे तो कहेंगे तो अंग्रेजों के फेवर में थे, अंग्रेजों के चापलूस थे। ये अंग्रेजों के चापलूस नहीं थे, ये समझते थे कि अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें शक्ति के केंद्र के साथ पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपकी पिटीशन पहुंच रही है तो सबसे बड़ी हस्ती कौन है? अगर आपको यहां पर कुछ बदलना है तो पता है किसके पास जाइए? प्रधानमंत्री के पास मत जाइए, द्रौपदी मुर्मू के पास जाइए, राष्ट्रपति महोदया को पकड़िए। यदि आप उन तक पहुंच गए आपकी बात चली जाए। जैसे कल मैंने आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जब बात की तो मैंने क्या कहा, उसमें भ्रामक परिस्थितियां बना रखी हैं। उन्होंने कहीं पर भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भैया 2014 से पहले जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, 30 से 40 साल से हमारे देश में रह रहे हैं और वो अल्पसंख्यक हैं, उनको हम भारत में नागरिकता देंगे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा जो भारत में रह रहे हैं मुसलमान उनकी नागरिकता जाएगी। ओवैसी फालतू चिल्ला रहे, कई लोग फालतू लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप सही नहीं समझते, गलत समझते हो। वही उदारवादियों के लिए गर्मपंथियों ने एक विचारधारा बनाई कि भाई साहब ये हमारे लिए शायद गलत है, इनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी ही रह गई। ठीक। अच्छा, उदारवादियों के कार्य जो थे वो नॉन सेटिस्फैक्टरी थे। बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनको सेटिस्फैक्शन मिला है, नॉन सेटिस्फैक्टरी थे, बिल्कुल नॉन सेटिस्फैक्टरी थे।
ये असंतुष्ट थे अपने कार्य से, बिल्कुल असंतुष्ट थे, इनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, अपने कार्य को पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। पर ये नॉन सेटिस्फैक्ट्री थे, बिल्कुल मानते हैं। पर एक और चीज थी, इनके नॉन सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद भी इन्होंने कुछ चीजें तो सक्सेसफुली की। संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, गवर्नर जनरल काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, गवर्नर जनरल को यह बताना कि सैनिक खर्चों को कम किया जाए, गवर्नर जनरल को बाकी चीजें समझाना कि यहाँ पर कौन से इश्यूज है। मेन टफन खोल दो, मेन टफन जो है खोल दो, धुआं नहीं है। ठीक, ये सारी बेसिक चीजें इनको बताना, ये सारी बेसिक चीजें अगर इनको बता देंगे तो फिर हमारी चीजें प्रॉपर चल जाएंगी। ठीक है, अब नॉन सेटिस्फैक्ट्री थे, बिल्कुल थे। अब प्रथम चरण में क्या रहा, यहाँ का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पहला चरण है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को माना गया है बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या किया गया, धर्मनिरपेक्षता को बिल्कुल माना गया है। यहाँ का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर है ना सेक्युलर नेचर है। कैसे, देखिए आपको बताता हूं। 1885 में कौन बैठे, विवेक चंद्र। ठीक है, उसके बाद कौन बैठे, दादा भाई नौरोजी जो एक पारसी थे। उसके बाद कौन बैठे, बदरुद्दीन तैयब जी जो एक मुस्लिम थे। इसके बाद कौन बैठे, जॉर्ज यूल जो एक क्रिश्चियन थे। तो प्रारंभ में हमने चीजों को क्या किया, हमने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उन चीजों को बदलना स्टार्ट किया, उन चीजों को अपडेट करना स्टार्ट किया ताकि वो चीजें सही से चल पाए। तो प्रारंभ में धर्मनिरपेक्षता को हमने माना। ठीक, ये हो गया पहला चरण समाप्त। ठीक, अब पहले चरण के बाद अगर बात करेंगे, अच्छा एक और चीज थी, 1886 में इन्होंने क्या किया था, लोक सेवा आयोग की स्थापना करा दी। क्या कर दिया था, 1886 में लोक सेवा आयोग का भी गठन करा दिया था इन्होंने। तो उदारवादियों ने काम तो किया था। हाँ, भारत में परीक्षा होना थोड़ा मुश्किल था, बट ये बेसिक चीजें तो इन्होंने कराई दी थी। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट्स? नहीं है, किसी को डाउट तो पूछो बेटा, फिर चले द्वितीय चरण में। पूछो। इसके बाद हम चले बेटा द्वितीय चरण में। किसी को कोई डाउट बेटा? सर मुसलमानों के क्या, आगे बोलो। नहीं लगता बेटा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, मुसलमानों को नहीं लगता। जो पॉलिटिकल मंशा है उससे लोगों को डराया जा रहा है। जितने एजुकेटेड मुस्लिम है, मेरी क्लास में भी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, इन बच्चों को तो डर नहीं। एक चीज लाइफ में ध्यान रखिए, डर उन इलीगल इमिग्रेंट्स को है जो एक बहुसंख्यक मुस्लिम देश से भारत के अंदर इलीगली आए। फिर से समझ, जैसे पाकिस्तान से मुसलमान भाग के आ गए, उनको तो हमारा हक है, भगाएं, क्यों नहीं भगाएंगे भाई? हमारे यहां रोटी खाना इतना नहीं है। जो अल्पसंख्यक आए हैं, सिख, हिंदू, बुद्ध, है ना, और ज्यूइश, पारसी, वो टोटल 15 करोड़ है। 2014 से पहले अभी तक सिर्फ 15 करोड़ है। बट अगर इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स की बात करें तो 5 से 6 करोड़ तो वेस्ट बंगाल में बैठे। 7 सिस्टर्स की बात ही छोड़ दीजिए। तो वेस्ट बंगाल के साथ एक इशू चलता है, इसलिए हम कभी मुस्लिमों को नहीं बोल रहे, इलीगल इमिग्रेंट्स जो मुस्लिम्स आए उनको हमने